हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज के टॉपिक में डिस्कशन करते हैं अपीलेट प्रोसीडिंग्स। अपीलेट प्रोसीडिंग क्या होता है कि किसी भी ऑर्डर जो लोअर अथॉरिटी की ऑर्डर है, मतलब जैसे असेसिंग ऑफिसर का, तो उस किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट हम अगर अपर अथॉरिटी में अगर अपील करते हैं तो उसको अपीलेट प्रोसीडिंग बोलते हैं। इसका हायरार्की होता है। पहला क्या होता है? सीआईटी अपील। दूसरा होता है आईटीएटी, मतलब इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी। तीसरा होता है हाई कोर्ट और चौथा होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हम किस बेस पे जाते हैं? ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे जाएंगे। ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो नीचे की अथॉरिटी होती है, असेसिंग ऑफिसर हो गया, सीआईटी अपील हो गया, आईटीएटी हो गया, ये करते हैं क्वेश्चन, मतलब दोनों की बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात वहाँ पर सुनवाई होती है। अब जो सीआईटी अपील पे जो हम अपील फाइल करेंगे वो कब होता है? विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज कब? कि जब जब हमारा डिमांड ऑर्डर मिला है उसके विदिन 30 डेज हम बात करेंगे। उसी तरह आईटीएटी में विदिन 60 डेज, जिस दिन सीआईटी अपील का ऑर्डर हमें मिला उसके विदिन 60 डेज हम अभी अब फाइल करना होता है। और हाई कोर्ट में विदिन 120 डेज और सुप्रीम कोर्ट में हमें विदिन 90 डेज अपील फाइल करना होता है। ये तो हायरार्की हो गई कि पहला हायरार्की में कौन आता है? सीआईटी अपील। दूसरे में इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी, जिसको हम आईटीएटी बोलते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सीआईटी अपील की बात करते हैं। पहला हम जो अपील टू सीआईटी अपील की बात करते हैं, यहाँ पे बात करता है कि अपील हम कब फाइल करते हैं? विदिन 30 डेज फाइल करेंगे। कब? जब हमें डिमांड नोटिस मिलेगा। कब? वो किस केस में डिमांड नोटिस किस केस में होगा? या तो हमारा क्या असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ होगा या पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ होगा। तो उसके साथ अभी समझते हैं इसको, डिमांड नोटिस आता है। या हमें अगर कोई रिसीट है, कोई ऑर्डर है या इंटीमेशन है, इंटीमेशन वो भी समझते हैं। तो इन अदर केस में है वो मिलने के विदिन 60 डेज या 30 डेज हमें अपील फाइल करना होता है सीआईटी अपील पे। अब यहाँ पे जब हमारा पेनल्टी ऑर्डर आएगा, असेसमेंट ऑर्डर आएगा, असेसमेंट ऑर्डर किस सेक्शन में आता है? 143 में रेगुलर असेसमेंट हो गया। 147 में रीअसेसमेंट का ऑर्डर हो गया। सर्च वाले अब नए स्कीम में जो आया है, जो अमेंडमेंट के बाद वो सारा 147 में पास ऑर्डर होगा। अगर हम पुराने मतलब लॉ की बात करें, वहाँ 153 ये आता था सर्च वाले केस में। 153C ये भी सर्च वाले केस का था। तो इस और जब ये ऑर्डर आएगा हमारे पास, तो ये वो क्या कहता है? 3 चीज़ें हमें देता है। क्या देता है? एक तो असेसमेंट ऑर्डर देगा, एक हमें क्या देगा? असेसमेंट ऑर्डर। एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जिसका फोन नंबर होता है ITNS, शायद 150 नंबर होता है ये। दूसरा होता है क्या? डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156। 3 चीज़ें हमें मिलती है। एक तो ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर में अगर उसने वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब कि जो ऑर्डर पास किया है वो पूरा जस्टिफाई करेगा कि अगर एडिशन और डिसअलाउंस कर रहा है तो किस बेसिस पे कर रहा है। दूसरा होता है कंप्यूटेशन ऑफ, जो अगर हमने रिटर्न ITR फाइल करी है उस टाइम पे हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हम बनाते हैं जनरली कि हमारा जो कंप्यूट किस बेसिस पे हुआ है। जब असेसिंग ऑफिसर ऐड करेगा, जो हमारा रिटर्न इनकम है उस पर अगर कुछ ऐड होता है या डिसअलाउंस होती है तो उस बेसिस पे कंप्यूट करेगा अपना टोटल इनकम असेसिंग ऑफिसर। और तीसरा होता है डिमांड नोटिस, कि जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में हमें क्या डिमांड निकल रहा है, क्या हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है। तो यही बात करता है यहाँ पे कि जब हम क्या कहा कि जब हमें
इंटीमेशन ऑर्डर मिलता है, इंटीमेशन नहीं, जब हमें डिमांड नोटिस मिलता है तो उसके विद इन 30 डेज हमें कहाँ अपील करना होता है, CIT अपील में। हम अपील क्यों करते हैं कि जो भी एडिशन और डिसअलाउंस ईओ ने करा है हम उसको चैलेंज करते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने गलत किया है। और जो CIT अपील है, इनकम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, वो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर ग्राउंड्स अपील बात करेंगे क्या क्या जाएगा आगे वहाँ पर। तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब ये हमारा जो एडिशन हुआ है या डिसअलाउंसेस हुआ है गलत हुआ है, आप इसको कृपया देखिए और लॉ के अकॉर्डिंग इसका डिसीजन दीजिए और डिलीट कीजिए। तो कब डिमांड नोटिस मिलेगा, विद इन 30 डेज हमें पे डिमांड नोटिस किसे मिलेगा, असेसी को मिलेगा। उसके विद इन 30 डेज हमें अपील फाइल करना होता है CIT अपील के पास। कितना बार होता है कि या तो हमें लेट हो जाता है अपील फाइल करने में, हमें मैक्सिमम टाइम पे क्या मतलब लोग कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम फाइल हो जाए। कितना बार होता है कि मतलब जाने अनजाने में लेट हो जाए, तो क्या करेंगे। तो अब बड़ा क्वेश्चन आता है क्या कि क्या हम अपील फाइल नहीं कर सकते। अगर हम डिमांड नोटिस या असेसमेंट ऑर्डर मिलने के बाद के 30 दिन का जो टाइम लैप्स हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो हम अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बड़ा क्वेश्चन ये है। तो हम अपील कर सकते हैं। उसमें एक हम कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन देते हैं ईओ को, जैसे CIT अपील को, कि हम वहाँ रीजन बताएंगे कि किस कारण से हमारा डिले हुआ है और क्या करेगा CIT अपील उसको कंडोनेशन ऑफ डिले को कंसिडर करेगा। अब आजकल फॉर्म आता है फॉर्म 35 जो ऑनलाइन फाइल करने के टाइम पे वहाँ पर पूछता है कि क्या मतलब एक कंडोनेशन ऑफ डिले की बात वहाँ भी करता है, तो वहाँ पे हमें मेंशन करना होता है और हेयरिंग के टाइम पे एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। तो एओ क्या करेगा, हमारा CIT अपील कंडोन कर देता है मैक्सिमम केसेस में। उसका डिस्क्रिप्शन उसी पे है, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स अपील पे उसका डिस्क्रिप्शन है, अलाउ करे या नहीं करे। कितना बार अलाउ कर दें, कितना बार नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम CIT जाएंगे, इनकम टैक्स अपील अथॉरिटी जाएंगे। तो यहाँ पर बात आती है क्या कि कंडोनेशन ऑफ डिले हम फाइल कर सकते हैं, और हम अगर जाने अनजाने में अगर लेट हो गया विद इन 30 डेज हमने अपील फाइल नहीं करा है तो हम क्या करेंगे, CIT अपील को एक कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन देके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो कंडोनेशन ऑफ डिले हमें अलाउ किया जाए। अब तीसरा, अब इसमें बात क्या आती है, CIT अपील के जैसे हमने बात करा फॉर्म 35 जाता है। हम क्या फाइल करते हैं, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म नंबर 35, ठीक है। उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, हमें स्टेटमेंट जो असेसमेंट ऑर्डर पास होता है उसके बेस पे हमें क्या बनाना होता है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की फैक्ट्स क्या हैं। उसके बाद ग्राउंड मेन होता है ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये सारा मेन ही है, वो पार्ट है इसका ग्राउंड्स ऑफ अपील कि हम किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ग्राउंड नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके साथ हम क्या जाएंगे, कॉपी असेसमेंट ऑर्डर या इंटीमेशन, ठीक है, वो डिमांड नोटिस और फाइलिंग फीस, इसको हम चालान बोलते हैं। फॉर्म 35 जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ अपील जाएगा, असेसमेंट ऑर्डर या इंटीमेशन जाएगा, या जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हम CIT अपील में जा रहे हैं उसका ऑर्डर लगाएंगे, कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, फाइलिंग फी, अपील फी हमें पे करना होता है। तो ये चीज़ें हमें होती है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील बहुत सावधानी से बनाना होता है। ये खास करके ग्राउंड्स ऑफ अपील को बहुत सावधानी से बनाना होता है कि हमें किस मुद्दे पे हमें ध्यान, असेसमेंट ऑर्डर को ध्यान से पढ़ना होता है, 3 से 4 मतलब कि कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो जितने पॉइंट्स इशू रेज हो रहे हैं उस सारे इशूज़ को हमें ग्राउंड्स में लेके आना है, उसका ग्राउंड बनाने और CIT अपील को फाइल करना है। उसके बाद आता है क्या कि CIT अपील क्या करेगा, जब हम अपील फाइल करेंगे उसके विद इन क्या करेगा, यहाँ पर एक बार समझते हैं। द CIT अपील सेल गिव द जजमेंट विद पास ऑर्डर पास करेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपील इज फाइल्ड इफ पॉसिबल। यहाँ एडवाइजरी टाइम है, मतलब यहाँ मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी काइंड ऑफ है। तो कितना बार होता है डिले हो जाता है, कितना बार 1 साल के पहले ही आ जाता है। तो मतलब क्या बोलते हैं, एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है ये गाइडलाइन। अब बट सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि CIT अपील को जो हम अपील करेंगे वो किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट करेंगे। बड़ा क्वेश्चन ये है कि CIT अपील को जो हम अपील करेंगे
किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं सीआईटी अपील को। तो ऑर्डर कौन कौन सा होगा, एक तो मैं जब जस्ट डिस्कस करा है क्या, जो ऑर्डर असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर हमारा पास होता है किस सेक्शन में, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में। उसमें एक एक्सपार्टे ऑर्डर होता है सेक्शन 144 में, उसको समझेंगे एक्सपार्टे ऑर्डर क्या है। उसके बाद क्या है, सेक्शन रीअसेसमेंट का ऑर्डर आता है हमारा अंडर सेक्शन 147 में। उसके बाद क्या आता है, जो जो पुराने लॉ की बात करें तो वहाँ पर 153A सर्च के केस में और 153 वो भी सर्च के केस में दोनों था, वो भी इसके अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं, सीआईटी अपील को अपील कर सकते हैं। मतलब किस ऑर्डर के अगेंस्ट, वन सेक्शन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, सेक्शन 144, सेक्शन 147, सेक्शन 153A, सेक्शन 153C में। अब आता है दूसरी बात, ये तो असेसमेंट ऑर्डर की बात होगी। दूसरी कहानी आती है इंटीमेशन। इंटीमेशन क्या होता है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। दूसरा सेक्शन क्या है कि सेक्शन 200A। उसके बाद क्या है, सेक्शन 206CB के ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, सीआईटी अपील में जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम क्या कहाँ जा सकते हैं, सीआईटी अपील में जा सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोलता है, एनी ऑर्डर पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 192CD, अंडर सेक्शन 155, अंडर सेक्शन 163, अंडर सेक्शन 170, अंडर सेक्शन 171, अंडर सेक्शन 201 और अंडर सेक्शन 206C सब सेक्शन 6A। उसके बाद अंडर सेक्शन 237, अंडर सेक्शन 239A, अंडर सेक्शन 221, अंडर सेक्शन 221A, अंडर सेक्शन 271AAB। उसके बाद क्या है, अंडर सेक्शन 272BB, अंडर सेक्शन 271B, अंडर सेक्शन 271C, अंडर सेक्शन 271CA, अंडर सेक्शन 271D, अंडर सेक्शन 271CE, अंडर सेक्शन 272A, अंडर सेक्शन 272AA और अंडर सेक्शन 275 सब सेक्शन 1 अपील कर सकते हैं यहाँ पे बिफोर सीआईटी अपील। अब यहाँ पे आगे क्या बोलता है कि एन अपील विद सीआईटी अपील विल बी एंटरटेन्ड ओनली इफ, क्या है कि असेसी हैज पेड द टैक्स ऑन द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय हिम। क्या क्या हुआ है कि असेसी ने क्या है उसी अपील को एंटरटेन करेगा सीआईटी अपील जिसमें असेसी ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पे कर दिया हो। दूसरा क्या है कि अगर असेसी ने सीआईटी पे रिटर्न फाइल नहीं किया उस केस में क्या होगा, तो असेसी क्या करेगा, एडवांस जितना टैक्स बनता है उसका जो बन सकता है, जो उसका डिस्प्यूटेड है उस पर एडवांस टैक्स पे करेगा वो। ठीक है, उसके बाद हम सीआईटी अपील में को अपील कर वो एंटरटेन करेगा। इसके दूसरा वाला समझते हैं, इन केस नो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल then ACC should pay the tax which is equal to the amount of advance tax payable by him। मतलब किस पे अपील क्यों होगा, एडवांस टैक्स किस पे करेंगे, बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है। एडवांस टैक्स इस पे करेंगे कि यहाँ पर कुछ एडिशन या डिसअलाउंस हमारा कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ होगा हमारा यहाँ पर, अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है तो हमारा कुछ भी हुआ होगा, एडिशन डिसअलाउंस कुछ भी हुआ होगा, उस पर जो जितना टैक्स हमारा बनता है, जो एडिशन जो डिस्प्यूटेड अमाउंट जो हम सीआईटी अपील पे लेके जा रहे हैं, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट हम सीआईटी अपील के लिए जा रहे हैं, सीआईटी अपील के लिए, उस पर हम एडवांस टैक्स पे करेंगे। यहाँ बोलता है मैंडेटरी करना जरूरी है। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया, हाउ ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी सीआईटी अपील में एग्जेम्प्ट द एसएससी फ्रॉम पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट एंड एडमिट दिस अपील विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब कि अगर हम एसएससी अगर अपलेट क्या करें, अगर एप्लीकेशन दे तो सीआईटी अपील मान भी सकता है और अलाउ कर सकता है कि विदाउट मतलब आपका टैक्स पे किए, एडवांस टैक्स पे किए आप क्या करेंगे, वो अपील कर सकते हैं। अब दूसरी अथॉरिटी क्या आती है, अपील अथॉरिटी आती है आईटीएटी। ये किस सेक्शन में कवर है, सेक्शन 252 से लेके 255 तक कवर्ड है ये। अब बात करेंगे यहाँ पर जो सीआईटी अपील पे जाते हैं, सीआईटी अपील पे क्या होता है, यहाँ कमिश्नर फॉर इनकम टैक्स अपील्स
मतलब एक सिंगल कमिश्नर होते हैं और दूसरा एसएससी होता है, और एओ को बुलाते हैं लोग जिसके अगेंस्ट अपील होता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में असेसिंग ऑफिसर अपीयर नहीं होता है, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। तो बस एसएससी सिंगल हेयरिंग करता है। ऐसा लॉ में नहीं है, बट कितना बार होता है एओ अपीयर नहीं हो पाता है बिफोर सीआईटी अपील। अब दूसरी अथॉरिटी आती है आईटीए, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी, जिसमें इसको कौन चुनता है, इनको बेंच चुनती है। बेंच में क्या होता है, 2 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होगा। बेंच में आईटीआईटी लेवल पे जो हेयरिंग होती है वो बेंच सुनती है, जिसको पैनल ऑफ जजेस बोलते हैं। वहाँ पूरा कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम की तरह कोर्ट रूम होता है, वहाँ जज आके बैठेंगे, जज मीन्स मेंबर आके बैठेंगे। मेंबर में कौन कौन होगा, उसमें 2 मेंबर होंगे। हमारा अपील जो है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपील 2 मेंबर द्वारा सुना जाएगा। एक कौन होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा बेंच में, और दूसरा होंगे अकाउंटेंट मेंबर होंगे। और दूसरा क्या है कि हमारा अगर 50 लाख तक का इनकम जो है वो किस सिंगल मेंबर हेयर करते हैं। अगर 50 लाख से अधिक का मैटर है तो कौन हेयर करेगा, बोथ में जुडिशियल मतलब फुल बेंच हेयरिंग करेगी। अदरवाइज हमारा सिंगल मेंबर बेंच हमारा हेयरिंग करेंगे अगर 50 लाख से अधिक का कम का मैटर है तो। ये क्लियर हो गया। आईटीआईटी में कौन हमारे अपील को हेयर करता है, बेंच। वहाँ पर बेंच होता है, प्रॉपर कोर्ट रूम होता है और 2 मेंबर होते हैं। बेंच में पैनल ऑफ जजेस होते हैं, जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं। बेंच के 2 मेंबर्स होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा, दूसरा अकाउंटेंट मेंबर होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि आईटीआईटी में जो ऑर्डर पास होता है मेजोरिटी के बेस पे होता है। ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी के बेस पे हमारा क्या होगा, ऑर्डर पास होगा। कि मतलब जो जो जुडिशियल मेंबर हैं और जो अकाउंटेंट मेंबर हैं, ये दोनों एग्री हैं किसी एक पॉइंट पे, तो क्या होगा, ये मेजोरिटी मतलब दोनों किसी एक पॉइंट पे एग्री हैं, तब ये अपना ऑर्डर पास करेंगे, जजमेंट देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर कोर्ट रूम होता है, एसएससी के सामने से सीए या एडवोकेट अपीयर हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब इन एसेसिंग मतलब जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपीयर होते हैं मतलब आईटीआईटी में। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्डर पास होगा, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन होता है कि जिस पॉइंट पे जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर एग्री हैं उस पर ऑर्डर पास करेंगे। अब कितना बार हमें देखने को मिलता है क्या कि किसी भी पॉइंट पे आके ये मतलब मेजोरिटी नहीं हो पाती। तो जुडिशियल मेंबर की जो जुडिशियल मेंबर होते हैं और जो अकाउंट मेंबर होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा कि ये क्या करेंगे, इनका ओपिनियन डिफर कर जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जिस पॉइंट पे डिफर है, जिस पॉइंट पे दोनों का मतभेद है, उस पॉइंट को क्या करेंगे, वो क्या जो प्रेसिडेंट है आईटीआईटी के इनकम टैक्स अथॉरिटी के, उनको रेफर किया जाएगा। किस पे, जिस पॉइंट पे जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर मतलब ओपिनियन डिफर कर रहा है, उस पॉइंट को कहाँ किसको रेफर किया जाएगा, जो इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको रेफर किया जाएगा। और जो प्रेसिडेंट है वो क्या थर्ड मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, और वो दूसरा थर्ड मेंबर क्या कर सकता है, उस पॉइंट को सुनेगा जिसपे दोनों मेंबर का डिफरेंस ओपिनियन है, और उसके अकॉर्डिंग मेजोरिटी उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 3 लोग हो गए। यहाँ पर रेफर केस को प्रेसिडेंट को रेफर करने के बाद प्रेसिडेंट या तो खुद सुन सकते हैं या किसी थर्ड मेंबर को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेंबर हो गए। तीसरा मेंबर ये पहले दोनों की कहानी जजमेंट पढ़ेगा या मतलब जो इनका ओपिनियन है वो पढ़ेगा, फिर हेयरिंग होगी, फिर थर्ड मेंबर हमारा कहानी सुनेगा। उसके बाद क्या हो गया कि हाँ भी मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन के बेस पे हमारा क्या आता है, ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी के बेस पे हमारा ऑर्डर आएगा। या थर्ड मेंबर या तो जुडिशियल मेंबर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं या अकाउंट्स मेंबर के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, किसी एक के मतलब जाना होता है इनको। अगर जिधर भी गए ये जिधर भी गए मेजोरिटी उधर बढ़ जाती है और डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। अगर जुडिशियल मेंबर के गए तो मेजोरिटी इधर बढ़ गई, 3 में 2 आ गए इनका, तो जुडिशियल मेंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर इधर चले गए
अकाउंट्स मेंबर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, तो इनके अकॉर्डिंग वो डिसीजन आ जाएगा, मेजोरिटी इधर बढ़ जाएगी। वही बात बोल रहा है, however if the member differ on any point and the member are equally divided on that point, such points shall be referred to the president of ITIT, who shall then refer the case to be heard by another member, then decision shall be taken according to the opinion of majority। कहानी वही हो गई। अब तीसरा क्या होता है कि ITIT में जैसे हमने करा 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर हमें अपील फाइल करना होता है फॉर द रिसीट ऑफ द कॉपी। कब 60 दिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर साउट टू बी अपील अगेंस्ट। ठीक है, जिस अपील के अगेंस्ट, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं, वो ऑर्डर मिलने के विद इन 30 डेज हमें क्या करना, 60 डेज हमें अपील फाइल करना होता है ITIT के पास। ITIT के पास जो अपील फाइल करते हैं उसमें क्या जाता है, फॉर्म नंबर जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म नंबर 36 along with statement of facts, grounds of appeal, copy of assessment order, copy of order में दो चीज़ें आ जाती है। कॉपी ऑफ ऑर्डर में जो एक लोअर अथॉरिटी का ऑर्डर हो गई, अगर मैं 143 की बात करूं, ऑर्डर जो पास हुआ है रेगुलर असेसमेंट में, कॉपी ऑफ ऑर्डर असेसमेंट उसकी जाएगी, जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है। उसके बाद हम ITIT में कब जा सकते हैं, 133 के अगेंस्ट में CIT अपील के पहला हुआ क्या कि 143 ऑर्डर पास हुआ यहाँ पर मेरा, यहाँ पर AO ने कुछ हमें एडिशन या डिसअलाउंसेस कर दिए। ठीक है, वहाँ पर सपोज 50 लाख का एडिशन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम जाएंगे ITIT CIT अपील में। CIT अपील में क्या होगा कि हो सकता है कुछ 30, यहाँ पर हमें रिलीफ मिल गई 20 लाख की, 30 लाख उन्होंने कंफर्म कर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाख कंफर्म कर दिया, तो ये 30 लाख के अगेंस्ट हम कहाँ जाएंगे, ITIT में। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑर्डर लगाना होगा, हमें ऑर्डर लगाना होगा असेसमेंट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 143 और CIT अपील ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 250 में हमें ये ऑर्डर लगाने होंगे। ये इंटीमेशन तो जो भी कहानी होगा उसी तरह से, उसी हायरार्की के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, अपील फाइलिंग फ़ी हमें ITIT के सामने अगर अपील फाइल करते हैं तो हमें अपील वहाँ भी पे करना होता है फीस, वो उसके चालान लगाने होंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फाइल करते हैं हम, या जो ग्राउंड्स अपील या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या फॉर्म नंबर 36, ये हमें क्या करना होता है, ट्रिप्लिकेट में करना होता है। ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपी में। 3 कॉपी क्यों कि वहाँ पे 2 जो मेंबर हैं, मतलब टोटल हमें 4 कॉपी बनानी होगी। टोटल हमें 4 कॉपी बनानी होगी। यहाँ पर 3 कॉपी हमें सबमिट करना होगा ITIT में। 3 कॉपी इसलिए कि यहाँ 2 जो मेंबर हैं, जुडिशियल मेंबर और एक अकाउंट मेंबर के लिए और मेंबर के लिए, और तीसरा चले जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएगा, इसलिए ट्रिप्लिकेट में जो करना होता है। और जो चौथी कॉपी होती है वो हमारे अपलेट के लिए होती है, वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है। तो मेनली हमें 3 कॉपी फाइल करनी होती है जो ITIT अपील के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि ITIT कब ऑर्डर पास करेगा, मतलब ITIT CL पास द ऑर्डर within 4 years from the end of the year in which appeal was received by it if possible। यहाँ if possible मैंडेटरी नहीं है, ये पॉसिबल है तो। अब यहाँ पर क्या होगा कि CIT अपील पे, अब देखिए कहानी कितना मज़ेदार है। क्या है, CIT अपील पे कौन अपील फाइल कर सकता है, सपोज हम ऑर्डर 143 के ऑर्डर के अगेंस्ट में गए, हम जा रहे हैं CIT अपील के पास। तो यहाँ पर कौन फाइल कर सकता है CIT अपील पे ऑर्डर, CIT अपील पे ऑर्डर फाइल कर सकता है केवल SSC। यहाँ पर
इनकम CIT अपील पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने खुद ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं करने जाएगा। किसी भी ऑर्डर, अगर किसी भी ऑर्डर की बात करें, इंटीमेशन की बात करें, तो अपने इंटीमेशन का अगेंस्ट में वो कहाँ नहीं जाएगा, CIT अपील पे नहीं जाएगा अपील करने के लिए। तो अपील कौन करेगा CIT अपील पे? हमेशा SSC करता है, हमेशा ध्यान देने वाली बात है। CIT अपील पे हमेशा SSC करता है, इसलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने खुद के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं जा सकते। इसीलिए क्या होता है, तो CIT अपील के पास वो जाएगा, कौन? SSC। अब कहानी आती है ITIT में। CIT अपील क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। जो इनकम टैक्स अपील है, कमिश्नर पर इनकम टैक्स अपील है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही पार्ट है वो। अब दूसरा आता है ITIT में। ITIT में यहाँ पर कौन कौन जा सकता है अपील बिफोर ITIT? यहाँ पर एक SSC भी जाएगा और डिपार्टमेंट भी जाएगा। यहाँ SSC भी जाएगा और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी दोनों अपील कर सकते हैं ITIT पे। तो ITIT पे मतलब डायरेक्ट लॉ मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट होता है जो मेंबर होते हैं इनका, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे CIT अपील में जो इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है, बट ITIT में ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है इनकी मेंबर की, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा होती है। अब यहाँ पर क्या दोनों अपील कर सकते हैं, कहाँ पे? ITIT में। तो यहाँ पर एक ना जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, तो हमेशा लिटिगेशन को कम करने के लिए बीच बीच में सर्कुलर इशू करते रहती हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स अफेक्ट है, मतलब एक कैपिंग लगा दिया गया है कि इससे अधिक होगा लिमिट, तो ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तभी लेटेस्ट जो सर्कुलर आया था 17/2019, सर्कुलर नंबर 17/2019 डेटेड है 8 अगस्त 2019, उसमें जो टैक्स इफेक्ट जो है वो कितना है? 50 लाख है। टैक्स इफेक्ट जो है वो 50 लाख का है कि 50 लाख 50 लाख तक का, 50 लाख या उससे अधिक है तो क्या करेगा? तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा अपील के लिए? ITIT में। अगर 50 लाख से कम का टैक्स इफेक्ट है तो जा ही नहीं सकती ये, अपील नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया है तो ITIT उसको हर्ट नहीं करेगा, उसको हेयरिंग उसकी नहीं होगी और अपील डिसमिस हो जाएगा। अब तीसरी कहानी आती है क्या कि ऑर्डर ITIT जो हम अपील फाइल करेंगे किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट कर सकते हैं? CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट, assessing order of the assessing officer passed on the basis of direction of DRP। शायद मैंने पिछली क्लास में DRP वाला मैंने डिस्कशन करा था। अब रिवीजन अंडर सेक्शन 263, रिवीजन अभी हमें डिस्कस करना है, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिवीजन अंडर सेक्शन 2, यहाँ पे रिवीजन में 2 सेक्शन हुए, 263 और 264 की बात करेंगे हम यहाँ पे। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन पास्ड विद अप्रूवल ऑफ CIT PC प्रिंसिपल CIT अंडर सेक्शन 144AB और एनी ऑर्डर ऑफ CIT CCIT DIT DGIT PCIT PCCIT PDIT और BDG। स्टे ऑफ डिमांड क्या है? स्टे ऑफ डिमांड जो CIT अपील के अगेंस्ट हुआ है, जो ऑर्डर जा रहे हैं, तो CIT मतलब जो CIT जो असेसमेंट ऑर्डर आता है हमारा, जब ऑर्डर आता है तो वहाँ पे EO बोलता है क्या, जो डिमांड नोटिस इशू होता है 150 अंडर सेक्शन 156 में, जैसे मैंने ऊपर बात करा था, जो डिमांड नोटिस आएगा तो उसको बोलता है कि जो आपका नोटिस मिला डिमांड नोटिस, उसके विदिन 30 डेज हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है क्या कि आप डिपॉजिट करवा दीजिए जितना डिमांड रेज हुआ है। अब असेसमेंट के केस में क्या होता है कि एडिशन अगर बहुत अधिक हो गया तो डिमांड भी बहुत अधिक हो जाता है, और कितना बार हमारा एडिशन भी मतलब ठीक नहीं होता, मतलब कितना बार प्राइमा फेसी गलत लगता है कि एडिशन EO ने गलत करा हुआ है, तो उसके लिए हम CIT अपील में जाते हैं, डिस्प्यूट ही नहीं है।
अब डिमांड उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर हम CIT अपील पे जा रहे हैं उस केस में क्या होगा कि हम AO को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें ग्रांट दे दो, हमें स्टे ऑफ डिमांड दे दो। एक CBDT का सर्कुलर है, उसमें क्या बोलता है कि हम 20% जो टैक्स डिमांड है उसका जमा करवा सकते हैं, कहाँ पे, EO के मतलब हम जमा करवा सकते हैं, और उसके 20% जमा करवाएंगे अपना डिमांड, तो उसके बाद क्या करेगा AO स्टे दे देगा, स्टे ऑर्डर पास कर देगा कि अभी आपको ऑर्डर पास नहीं नहीं करना, क्या नाम, अब डिमांड पे नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपील में जाएंगे। अगर अपील में CIT अपील ने हमारे केस को अगर अलाउ कर दिया, CIT अपील में SSC जाता है जैसे हमने डिस्कस करा, अगर अलाउ कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि हमें अलाउ तो हो जाएगा, वो क्या नाम है ये अलाउ हो जाएगा, तो डिमांड मतलब डिमांड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर उसने अलाउ नहीं करा तो उसमें क्या होता है कि फिर प्रेशर बनाना स्टार्ट करता है कौन, EO, कि भाई अपना पूरा डिमांड जमा करवाइए, आप जो 80% रिमेनिंग है वो जमा करवाइए। तो उस केस में अगर ITAT जाते हैं तो अब स्टे ऑफ डिमांड कहाँ लगाएंगे, ITAT में। ITAT में बोलेंगे जी कि हमने 20% जमा करवा दिया है और बाकी आप हमें रिलीफ दीजिए। तो ITAT क्या करेगा कि एप्लीकेशन हम लगाएंगे, जो हमारा क्या करेगा, हमारा मेरिट, केस के मेरिट को देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो डिमांड क्या, अगर SSC ने 20% जमा करवा दिया है, जो मैंने बात करा, तो क्या करेगा 180 दिन के लिए क्या करेगा, स्टे देगा। 180 दिन के लिए हमें इंटरेस्ट स्टे देगा, मतलब 6 महीने के लिए। 180 दिन मोटा मोटी 6 महीना होता है, 6 महीने के लिए हमें स्टे देगा। अगर 6 महीने में ऑर्डर पास हो गया है तो बहुत बढ़िया। 6 महीने में ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो क्या हुआ, वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, 365 डेज तक से अधिक मतलब स्टे नहीं दे सकता। 365 मतलब क्या हो गया, 180 टोटल, 365 टोटल नंबर है। 180 दिन तो हमें पहले ही दे चुका है, और क्या करेगा 185 दिन का और स्टे दे सकता है, मतलब टोटल क्या हो गया, 365 दिन का हमें स्टे देगा। 365 दिन से अधिक हमें स्टे नहीं दे सकता। ठीक है, तो कहानी ये आती है। और वहाँ पे ये देखेगा कि वही बोलता है कि इफ़ ITAT फेल्स टू गिव जजमेंट विद इन 180 डेज, जिससे ऊपर वाली बात हमने करी थी, एंड डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द SSC, मतलब उससे डिले क्या है, उससे SSC को क्या है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। डिले मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर कहानी ये होती है ना कि हम गए, जब वहाँ हेयरिंग डेट लगी, हम डेट लेके गए, एडजमेंट लेके आ गए, वहाँ पे एडजमेंट एप्लीकेशन फाइल करा, रिक्वेस्ट करी, मतलब तो उस केस में हो सकता है कि कितना बार हम जानबूझ के डेट बढ़ा रहे हैं, डिमांड बहुत अधिक है, जानबूझ के हम डेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो उस केस में मतलब यहाँ वही बोला, डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द SSC, इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज करा हुआ है। देन ITAT कैन एक्सटेंड स्टे पीरियड, मैक्सिमम पीरियड शुड नॉट बी मोर देन 365 डेज। तो यहाँ पर कहानी क्या है, पहले ना ये जो यहाँ पर डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द SSC, यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पहले ना मतलब वहाँ पर कहानी ये थी कि मतलब यहाँ कोई 365 डेज वाली कहानी नहीं थी, कोई कैपिंग नहीं थी कि तो ये क्या करते थे, SSC इसका बेनिफिट लेता था, ये SSC इसका बेनिफिट लेता था कि अगर एप्लीकेशन दे दिया, अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो ITAT ने अगर ऑर्डर पास नहीं करा तो SSC बेनिफिट SSC को मिल जाता था। तो चिदम्बरम साहब जो पी चिदम्बरम साहब जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया, मतलब मैक्सिमम 35 डेज फाइनेंस शायद उस जो हमारा बात करूँ मैं, तो जो हमने अपील फाइल किया हुआ है, जो हमने ग्राउंड लिए हुए हैं, जो हमारा ग्राउंड है, वहाँ पे क्या होगा, या डिपार्टमेंट अपील पे जा रहा है, जो ग्राउंड लिया हुआ उसको हम ऑब्जेक्शन करेंगे, क्रॉस ऑब्जेक्शन करेंगे। ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्शन करेंगे किसके सामने, बिफोर CIT अपील के सामने। दिस क्रॉस ऑब्जेक्शन शेल बी फाइल्ड in form number 36A within 30 days of receipt of notice from the ITAT that first mentioned party has to file an appeal. No fees is applicable for
क्रॉस ऑब्जेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर कोई एक पार्टी एसएससी कर रही है तो डिपार्टमेंट जाएगा क्रॉस ऑब्जेक्शन लेके, अगर अब डिपार्टमेंट जा रहा है तो एसएससी जाएगा क्रॉस ऑब्जेक्शन लेके। तो यह डिपेंड करता है कि फाइल कर सकता है, फाइल कर सकता है। और क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए कोई अपील फाइलिंग फी नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जिसे हम सुन रहे हैं सीआईटी अपील क्या हो गया, असेसमेंट हमारा फेसलेस हो रहा है। असेसमेंट इनकम टैक्स असेसमेंट हमारा फेस हुआ है अदर देन सर्च वाले मीटर में फेस टू फेस अपील आजकल हेयरिंग होती है, पहले भी होती थी, बट दूसरा सर्च के अलावा कोई दूसरा मीटर है तो हमारे क्या वो चले जाता है, वो फेसलेस पे चला जाता है। सीआईटी अपील भी फेसलेस हो गई है। जो अपील सर्च वाले मीटर के अगेंस्ट में है तो फेस टू फेस हो रहा है, अदरवाइज दूसरा मीटर फेसलेस हो रहा है। तीसरी बात आती है क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम प्रपोज किया है, स्कीम लाए हैं कि 1 अप्रैल 2024 तक भी आईटीआईटी को फेसलेस कर दिया जाएगा। मतलब दिल्ली की बेंच, मतलब फेसलेस समझते हैं, जब स्कीम आएगा तो कैसे क्या होता है ये, मतलब ये भी फेसलेस करने की चलने की बात हो रही है। कब तक कि 1 मार्च 2024 तक। अब हम अपील जो करते हैं सीआईटी अपील और आईटीआईटी में, तो वहाँ पर पावर की बात करते हैं, कौन डिफरेंस क्या है दोनों के पावर में, कौन कौन क्या कर सकता है। पावर टू इनहेंस द असेसमेंट, जो यहाँ पे क्या हुआ है, सीआईटी जो असेसमेंट ऑर्डर में सपोज 50 लाख का एडिशन हुआ है, ये उन्हें ऑर्डर पास करा 143 में ऑर्डर पास करा, 50 लाख तक का ऑर्डर पास किया है, तो सीआईटी अपील क्या कर सकता है, उसको इनहेंस कर सकता है अगर उसको लगे तो। ये आईटीआईटी के पास पावर नहीं है। अब क्या है, पावर टू रिड्यूस कन्फर्म द असेसमेंट ऑर्डर, या तो ये क्या कर सकते हैं, जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है इसको तो डिलीट कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, या इसको कंफर्म कर सकते हैं, या 50 लाख को कंफर्म कर सकते हैं। सेम पावर क्या है, पावर टू रिड्यूस कन्फर्म द असेसमेंट ऑर्डर, या डिलीट कर सकते हैं एडिशन, आईटीआईटी को भी है, सीआईटी अपील को भी है और आईटीआईटी को भी है। सीआईटी पावर टू कैंसिल द असेसमेंट ऑर्डर, सीआईटी अपील को भी है, आईटीआईटी को भी है। पावर टू सेट असाइन रेफर बैक टू द एओ फॉर असेसमेंट, सीआईटी अपील को नहीं है कि सीआईटी अपील केस को रेफर नहीं कर सकता, किसको, एओ को, और आईटीआईटी कर सकता है। इसके पहले होता था, पहले मतलब कुछ पहले जजमेंट पहले करते थे ये लोग, उसके बाद अमेंडमेंट आ गया, इन्होंने क्या किया कि जो एक यहाँ पर समस्या क्या आई कि सीआईटी अपील अगर रेफर करने की बात आती थी तो मैक्सिमम केसेस को के पहले क्या करते थे, रेफर कर देते थे, किसको, सीआईटी एओ को वेरीफाई करने के लिए, मतलब। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चेंज कर दिया, मतलब फुल नेट क्या हो गया, अपील सीआईटी अपील का मतलब ही खत्म हो गया। या सीआईटी अपील अगर रेफर कर रहा है किसको, एओ को, तो उस केस में इन्होंने क्या करा है कि मतलब रेफर करने वाला कि लो को ही चेंज कर दिया, और क्या कर दिया इन्होंने कि सीआईटी अपील अब ईओ को रेफर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है रेफर, सेट असाइड, मतलब रेफर बैक कर सकता है, रेफर मीन्स रेफर बैक, ईओ को वापस भेज सकता है। तो सीआईटी अपील नहीं भेजेगा, कौन भेजेगा, आईटीआईटी भेज सकता है। पावर टू कंडेनेशन ऑफ डिले, कंडोन डिले दोनों कर सकते हैं, आई सीआईटी अपील और आईटीआईटी दोनों भी। पावर टू मेक इंक्वायरी दोनों कर सकते हैं। पावर टू रेक्टिफिकेशन, सीआईटी अपील कौन रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 154 में, आईटीआईटी क्या करेगा 254 में पास करेगा, हम अब डिस्कस करेंगे भी नीचे। पावर टू रिव्यू ऑफ ऑर्डर, अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता ना सीआईटी अपील ना आईटीआईटी। पावर टू एडमिट एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, यस, कुछ ग्राउंड्स मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बात कर रहा था कि हमें सीआईटी अपील में ग्राउंड्स भी या मतलब काफ़ी ध्यान से बनाने होते हैं। हो सकता है कितनी बार हमें ग्राउंड में कोई ग्राउंड मिस हो गया बनाने में, लेने में, या कोई जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा जजमेंट आ गया कि मतलब कि जो भी खर्चे हमें अलाउ हो सकते हैं, तो उस केस में हमें क्या होगा, अगर हमने नहीं लिया है तो उस ऑर्डर के बेस पे हम एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील ले सकते हैं। तो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या हुआ, दोनों अलाउ कर सकते हैं, सीआईटी अपील और आईटीआईटी भी। पावर टू एडमिट एडिशनल एविडेंसेस दोनों कर सकते हैं, हमने नोट दिया हुआ है, बात करेंगे नोट 1 नोट 2। पावर टू ग्रांट स्टे, यस, दोनों कर सकते हैं, बट सीआईटी अपील आईटीआईटी पे क्या हुआ है, 365 दिन से अधिक ये ग्रांट नहीं कर सकता आईटीआईटी स्टे ऑफ ग्रांट हमारे किसने मैक्सिमम फर्स्ट 180 डेज के लिए, उसके बाद फर्स्ट कितना कर सकता है,
185 डेज के लिए, मतलब टोटल 365 डेज से अधिक का ग्राउंड वो स्टे नहीं होना चाहिए। पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट CIT अपील को नहीं, ITIT को है। पावर टू रिजेक्ट अपील, यस दोनों कर सकते हैं। अब कहानी आती है सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन पास होता है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की। हमें को भी प्राइमा फेसी मिस्टेक, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर क्या होता है? अपरेंट मिस्टेक। अपरेंट मिस्टेक मीन्स क्या होता है? 1 + 1 कितना होगा? 2। 1 और +1 3 नहीं हो सकता। तो अपरेंट मिस्टेक है कि जो अपरेंट मिस्टेक देख रहा है हमें, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात नहीं है या कहीं गलती हो चुकी है। तो मैंने एग्जांपल दिया 1 + 1 2 ही होगा, 1 + 1 3 नहीं होगा, इसलिए ये अपरेंट है। तो इस टाइप की मिस्टेक हमें क्या कर सकते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर सकता है CIT अपील। और CIT अपील कर सकता है ये या तो खुद सुमोटो कर सकता है, या एक एप्लीकेशन कौन करेगा? SSC फाइल कर सकता है CIT अपील को। अब ITIT में क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कौन पास कर सकता है? ITT भी कर सकता है अंडर सेक्शन 254 में। इसके बात करते हैं हम। ITIT कैन रेक्टिफाई इट्स ऑर्डर इफ there is mistake apparent on record within 60 days from the end of the month in which original order was passed. It can be rectified on own motion or application by the SSC or AO। या 6 महीने के जिस महीने मतलब 6 महीने के अंदर हमें क्या करना होता है? ITIT रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा। 6 महीने कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास्ड। फ्रॉम द एंड, जिस महीने में ऑर्डर पास हुआ है उस महीने खत्म होने के अगले महीने से 6 महीने तक ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर ITIT खुद कर सकता है, या क्या कर सकता है वो? या तो एप्लीकेशन SSC को लगता है कि कहीं कोई अपरेंट मिस्टेक है तो एप्लीकेशन डाल सकता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है, AO को लगता है कि मतलब कहीं अपरेंट मिस्टेक है तो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डाल सकता है किसको? ITIT को। अब यहाँ पर क्या बात आई कि अब मैंने एडिशनल एविडेंस की बात करी थी ऊपर नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 में, पावर टू एडमिट एडिशनल एविडेंस। 4 कंडीशन। यहाँ रूल नंबर होता है 46। रूल नंबर क्या है? 46A। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? एडिशनल एविडेंसेस फाइल होते हैं। एडिशनल एविडेंसेस फाइल होंगे। एडिशनल एविडेंसेस क्या होंगे? कि जो क्रूशियल है हमारे अपील को डिसाइड करने के लिए, क्रूशियल है हमारे अपील को डिसाइड करने के लिए। किसी रीजन से हमने क्या हुआ है? AO के सामने फाइल नहीं किया, अब वो हमारे पास अवेलेबल है। तो 4 कंडीशन दिए हुए हैं रूल 46A में। उसका संक्षिप्त ये रूल है, समराइज हम ये कर सकते हैं 46 रूल ए का, कि SSC ने क्या करा? हमने प्रोड्यूस करा था AO को सामने, AO ने लेने से इनकार कर दिया, ये हम नहीं ले रहे आपके एडिशन जो भी एविडेंसेस थे। असेसिंग ऑफिसर ने किया। दूसरा कंडीशन क्या है? कि असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बीइंग टू हर टू द SSC। मतलब SSC ने क्या, AO ने क्या करा कि हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो एविडेंस उसके सामने हम प्रोड्यूस कर सकें, और बिना अपॉर्चुनिटी दिए ही ऑर्डर पास कर दिया। तीसरा कंडीशन है, SSC AO ने डिमांड करा था, हमारे पास उसे सिचुएशन बन गए थे कि हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए सच डॉक्यूमेंट, या तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास स्टाफ अवेलेबल था नहीं था, या हमारे कुछ भी कंडीशन हो सकते हैं जो वैलिड रीजन हो सकते हैं कि हमने प्रोड्यूस, AO ने मांगा था हमने नहीं दिया। अब चौथा क्या होता है? सिचुएशन ये है कि असेसिंग ऑफिसर ने मांगा ही नहीं, और जिसके कारण हम उसके सामने दिए ही नहीं। जो एविडेंस AO ने एडिशन कर रहा है वो ना एविडेंस AO ने मांगा ना हमने दिया। तो 4 कंडीशन ये है। 4 कंडीशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? एडिशनल एविडेंस फाइल कर सकते हैं। कहाँ पे? AO के सामने। एडिशनल एविडेंस फाइल करेंगे रूल 6A में, उसको CIT अपील एडमिट करेगा, एडमिट करना ही पड़ेगा। कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, तो उस वहाँ पे बोला गया है कि वो अगर क्रूशियल है हमारा जजमेंट, हमारे असेसमेंट ऑर्डर डिसाइड करने के लिए, अपील को डिसाइड करने के लिए असेसिंग ऑफिसर उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अभी मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, एक है जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का, वह
वर्जिन सिक्योरिटी करके कोई ऑर्डर है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, वहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि अगर क्रूशियल ऑर्डर है, एविडेंस है जो हमारा जो सीआईटी अपील को के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, तो हमें क्या लगा ये उसको सीआईटी अपील को डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये कहानी 46A में 46A जब एप्लीकेशन देंगे तो वो एविडेंस को कि मतलब जो हमने ए के सामने 4 अगर कंडीशन पढ़े ABCD वाले में, तो हमने किसी कारण जाने अनजाने में ए के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है वो एविडेंस को, तो सीआईटी अपील क्या करेगा, सीआईटी अपील उठा के ये एविडेंस को कहाँ भेज देगा, ईओ को, भाई तुम वेरीफाई करो इसको। अब ईओ इसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद इसको रिपोर्ट देगा, रिमांड रिपोर्ट बोलते हैं सीआईटी अपील को। जो एविडेंसेस सीआईटी अपील ने, जो हमने एडिशनल एविडेंसेस फाइल किए हैं सीआईटी अपील को, सीआईटी अपील वो एडिशनल एविडेंसेस को कहाँ भेजेगा, रेफर करेगा, भेजेगा ईओ को कि भाई तुम इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करेगा ईओ, वेरीफाई करने के बाद रिपोर्ट किसको देगा, सीआईटी अपील को। तो सीआईटी अपील को रिपोर्ट देगा, तो उसको बोलते हैं रिमांड रिपोर्ट, रिमांड रिपोर्ट बोलते हैं इसको। रिमांड रिपोर्ट में वो अपना रिपोर्ट देगा कि वो वेरीफाई करेगा और रिपोर्ट देगा। तो मैक्सिमम केसेस में वो एडिशनल एविडेंस को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, हमेशा मतलब नेगेटिव लिख के एसएससी के अगेंस्ट लिख के रिमांड रिपोर्ट में भेजता है। तो फिर रिमांड रिपोर्ट ईओ किसको, सीआईटी ईओ ने किसको दिया, सीआईटी अपील को, उसकी कॉपी सीआईटी अपील हमें देगी, एसएससी को। सीआईटी अपील हमें देगी रिमांड रिपोर्ट की कॉपी को, बोलेगी कि भाई जो आपने जो एप्लीकेशन जो एडिशनल एविडेंसेस फाइल किए हैं वो क्या है, आप सीआईटी अपील आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए जो आपका जो है लगता है। तो हम जो रिमांड रिपोर्ट के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, हम रिजवाइंडर फाइल करते हैं कि हमें हमारा ये क्यों सही है, हमें जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, ये कहानी हो गई एडिशनल एविडेंस की। मैं बहुत आगे बढ़ गया अपलोड प्रोसीडिंग में। अब आगे बात करते हैं आईटीटी कैन, अब दूसरी बात करते हैं आईटीटी कैन एडमिट एडिशनल एविडेंसेस फर्निश्ड बाय द appellate SSC which were not furnished by him earlier। ठीक है, वो भी एडमिट कर सकता है, आईटीटी भी कर सकता है। आईटीटी in case where ITT satisfied that the income tax authority have decided the case without giving sufficient opportunity to the SSC produce relevant evidence, or in case ITT require production of additional evidences or documents on its own motion to enable टू पास ऑर्डर। यहाँ पर दो सिचुएशन जो जिससे बात कर रहा है एडिशनल एविडेंस को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपील फाइलिंग फीस की, सीआईटी अपील और आईटीटी की। अपील फाइलिंग फीस में असेस इनकम हमारा 1 लाख रुपए तक है, तो सीआईटी अपील की फीस 250 रुपये जाएगा और आईटीटी का फीस कितना जाएगा, 500 रुपये का। अगर हमारा असेस इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच है तो सीआईटी अपील की फीस कितनी होगी, 500 रुपये, और आईटीटी की फीस होगी 1500 रुपये। अगर इनकम जो हमारा असेसिंग ऑफिसर एसेस किया है 2 लाख से अधिक है तो आईटीटी की मैक्सिमम फीस क्या होगी, 1000 रुपये, और आईटीटी की क्या होगी 1% ऑफ असेस इनकम और मैक्सिमम 10,000। जितना असेस इनकम हुआ है उसका 1% या 10,000 जो दोनों में कम हो। ठीक है, वो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब 10,000 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, जो दोनों में कम हो वो हमें पे करना होगा। दूसरे केस में क्या हो सकता है, 250 रुपये या 500 रुपये। दूसरे केस में क्या हो सकता है, पेनल्टी की केस आती है। यहाँ पर पेनल्टी का अगर ऑर्डर आ जाए तो यहाँ पर असेस्ड इनकम तो नहीं होता ना, पेनल्टी पे पेनल्टी लेवी होती है। तो इस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने दिया पेनल्टी का, या पेनल्टी केस में पेनल्टी ऑर्डर के केस में क्या होगा, 250 रुपये और 500 रुपये आईटीटी के केस में, 250 रुपये सीआईटी अपील केस में और 500 रुपये आईटीटी का फी होगा। अब क्या होगा, अब ये तो कहानी सी वाली। अब इनकम टैक्स अब बोलेगी जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रही है आईटीटी में, तो क्या अपील फाइल करे, फी होगा, नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फीस पे नहीं करती आईटीटी को, तो नो फी। फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन किसी के लिए नो, कोई अपील नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ स्टे ऑफ डिमांड टू आईटीटी, उसके लिए 500 रुपये का फीस है। अब कहानी आती है हाई कोर्ट की, अपील टू हाई कोर्ट। यहाँ क्या है, appeals to high court can be filed within 120 days only if there is question of law।
हम अपील हाई कोर्ट में कब ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे फाइल करते हैं, कब? ऑर्डर मिलने के 120 दिन के अंदर। अब सर्कुलर नंबर जो अभी मैंने पीछे बात करा था 17/2019 डेटेड 17 अगस्त 2019, मॉनेटरी लिमिट टू फाइल अपील बिफोर ITAT इज इंक्रीज टू 1 करोड़। 1 करोड़ से अधिक का होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो कहानी ये है यहाँ पर, हाई कोर्ट में कौन जा सकता है, ये मॉनेटरी लिमिट किसके लिए है, टैक्स इफेक्ट है, किसके लिए है, टैक्स इफेक्ट बोलते हैं हम इसको। टैक्स इफेक्ट किसके लिए है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। एसएससी के लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, एसएससी कुछ भी किसी भी अमाउंट के लिए अपील फाइल कर सकती है। ITAT सब्जेक्ट टू क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अब जो हाई कोर्ट में क्या किया जाएगा, अपील फॉर्म जाएगा, फीस जाएगा, प्रोसीजर गवर्नमेंट बाय द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर, सिविल कोड का प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग हम अब फाइल करेंगे। हाई कोर्ट को पावर, जैसे CIT अपील ITAT को पावर नहीं था अपने ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए, हाई कोर्ट को पावर है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए। कोई ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे है ये। अपील टू उसके बाद क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अपील के ऑर्डर के हम कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर अपील फाइल करना होता है। यहाँ पर मैटर अगर डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पर मैंने जो टैक्स इफेक्ट है 2 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक होगी तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अदरवाइज CIT जो SSC है, कोई SSC के लिए कोई लिमिट नहीं है, किसी भी अमाउंट के लिए जा सकता है। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टैक्स इफेक्ट 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक का है होगा तो डिपार्टमेंट जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। सर्कुलर नंबर है 17/2019 डेटेड है 8 अगस्त 2019 का। हाई कोर्ट को भी पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर क्या है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का। ये हमें जो अप्लीकेबल फॉर्म है, फी है, प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर टू 1908 का जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। आई होप ये अपलोड प्रोसीडिंग का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।